दोस्तों नमस्कार। झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर सरजू राय लगातार पिछले कई दशकों से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी मुहिम को चलाने की बात होती है या भ्रष्टाचार पर चोट करने की बात होती है, सरजू राय का नाम सबसे पहले सामने आता है। मधु कोड़ा हो या लालू प्रसाद यादव, जिन लोगों ने भी अपने अपने टाइम में करप्शन किया, उन सब की परिणति क्या हुई ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सरजू राय भारतीय जनतंत्र मोर्चा के मुख्य संरक्षक भी हैं और आज इसी मोर्चा ने अपना प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया था कृष्णा पैलेस में। रांची के कृष्णा पैलेस में सरजू राय ने अपने उद्बोधन में क्या कहा, आइए सुनते हैं। में देकर हम उन्होंने कहा और मैंने तो कल ही मांग किया कि जो 4-5 समूह जेल में है भ्रष्टाचारियों का, ईडी चाहती है कि उसके काम में 100% सफलता मिले तो न्यायालय से बात करके इनको किसी दूसरे राज्य के जेल में ट्रांसफर करा देना चाहिए। ये जब तक यहाँ रहेंगे तब तक ये सरकार को प्रभावित करते रहेंगे। जितनी चीजें अखबारों में आई हैं वो तो कम है। मैं आज देख रहा था, झारखंड मोर्चा के एक नेता का बयान था कि ईडी जो छापामारी में पाती है वो अखबार में कैसे चला जाता है, कौन बता देता है। ये जिज्ञासा है। और हम लोग की जिज्ञासा और है कि ये जो चीजें बाहर अखबार में आ रही है वो सही है या गलत है, जरा आपको ये भी तो बताना चाहिए। इस पर कोई नहीं बताता है। और आजकल जब ये सरकार है और सरकार के सीट से ही ऐसी बातें चल रही हैं। मैंने तो विधानसभा में पिछले 3.5 वर्षों में सबूत के साथ आरोप लगाए, चाहे स्वास्थ्य मंत्री के बारे में हो या और किसी के बारे में हो। और मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवा के खरीद में इससे भ्रष्टाचार करना तो जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है और हो रहा है, साबित हो गया। स्पीकर ने निर्देश दे दिया, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज के लिए सरकार क्या कर रही है कि कोई भी आप आरोप लगाइए, विधानसभा में साबित हो गया, एक कमेटी बना देती है और कहती है कमेटी 30 दिन के भीतर रिपोर्ट देगी। 3 साल हो जाता है, कमेटी रिपोर्ट ही नहीं देती है। यानी ये सरकार चाहती है कि हम छुपाएं। मैंने 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी से कहा था कि जिस तरह से आपकी सरकार चल रही है उस सरकार वैसी चलेगी तो आपका प्रशासन पर से नियंत्रण खत्म हो जाएगा। और आज जो जानकार हैं सभी जानते हैं कि आज जो भी हो रहा है, चाहे मुख्यमंत्री की हम रोक लें, उनके लिए संभव नहीं, असंभव है। प्रशासन पर से पकड़ खत्म हो गई है। मैंने उनको यह भी सलाह दिया था कि इस राज्य की जैसी बनावट है, जैसी जनसंख्या है, उसमें या तो आप मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं तो नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। ये 2 पद आपके लिए सुरक्षित है। फिर इतना करने और इतना सहने की क्या जरूरत है। मैं हमेशा ही कहता हूं कि मेरे लिए बड़ी प्रिय है, स्नेह है, शिष्ट हैं, अच्छा बात करते हैं, सब करते हैं। मगर जब सरकार पर से मुख्यमंत्री का ही नियंत्रण खत्म हो जाएगा तो सरकार का रहना नहीं रहना दोनों ही बराबर है। और जो सूचनाएं चारों तरफ से आ रही हैं, मुझे ये नहीं लगता है कि ये सरकार दिसंबर पार कर पाएगी, नहीं चलेगा। तो ये जो आज वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति में जब हम राज्य के बारे में बात करते हैं तो भ्रष्टाचार ही केवल नहीं है, राज्य की जनसंख्या है। राज्य में इतनी विविधताएं हैं, जैसे देश में कहा जाता है कि विविधता में एकता भारत की विशेषता। झारखंड में भी विविधता है। आबादी देख लीजिए, क्षेत्र देख लीजिए, बोली देख लीजिए, अलग अलग हैं और हर कोई अपने अपने लिए अपनी मांग उठाकर दबाव बना रहा है, अपनी अपनी वो खींच रहा है। तो ऐसे में सब चारों तरफ से खींचेंगे तो जैसे वस्त्र फट जाएगा वैसे ही राज्य भी फट जाएगा। आज तो जरूरत है कि एक समावेशी विचारधारा होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। हम जो हमारा समर्थन चुनाव में कर रहा है, हमारा समर्थक वर्ग है,
जिसके समर्थन से हम शासन में हैं, उसके लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप करिए, बहुत कुछ कर सकते हैं उसके लिए, मगर सब कुछ उसी के लिए करिएगा तो संविधान इसकी इजाजत नहीं देगा, क्योंकि देश नियम और संविधान से चलता है, और नियम और संविधान की परिधि के बाहर जहां जाइएगा वहां 2002-03 से हम लोग देख रहे हैं जो निर्णय हुए, उन निर्णयों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, कुछ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नियम कानून के बाहर जाकर कोई चाहे कि हम सरकार चला लेंगे, ये तो संभव नहीं होगा। और विडंबना यहां है, हम लोग संविधान की शपथ खाकर विधानसभा में जाते हैं, सरकार के मंत्री शपथ लेते हैं नियम कानून की, और विधानसभा के भीतर ऐसे प्रस्ताव पास कराते हैं जो नियम के संविधान के खिलाफ होता है, और राज्यपाल अनुमति नहीं देते हैं, कोर्ट उसको रोक देता है। और यहाँ तो ऐसी स्थिति है नियोजन नीति के बारे में कि हम 32 की बात करते हैं। मैं सबों से कहता हूं कि 32 से मेरे जैसे व्यक्ति को कोई एतराज नहीं है, 32 रहना चाहिए, मगर 32 और 2023 के बीच में जो इस राज्य में घटा है, जो हुआ है, उसकी उपेक्षा करिएगा तो वह भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जो 32 के हैं प्रमाण के आधार पर दिखाते हैं अपना, उनका कल्याण होना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए। मगर जब तक इस राज्य में रहने वाले सभी के मन में ये भावना नहीं होगी कि झारखंड हमारा राज्य है, हम झारखंड वासी हैं, तब तक इस राज्य में खींचतान चलती रहेगी। आंदोलन होते हैं। अब राज्य कैसे बना, किसने बनाया, किसने दिया, इसके विश्लेषण में जाने के बदले अगर ये राज्य आंदोलन से ही मिला है तो मांग पूरी होने तक तो आंदोलन ठीक है, मांग हो गई, 23 साल हो गया। अब 23 साल के बाद भी यहाँ की मुख्य धारा आंदोलन की ही रहेगी तो विकास कैसे होगा? इसलिए जो लोग हैं उनको अब आंदोलन के मोड से बाहर निकलकर राज्य में जो है सबके विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बात करनी चाहिए, और ऐसी सरकार बननी चाहिए। जो बात संविधान ने कहा है और संविधान के आधार पर जो नियम बने उसका 1 सेंटीमीटर भी अवहेलना करके कोई सरकार चाहेगी कि हम अपनी बात करवा लें, मनवा लें, ये संभव नहीं है, क्योंकि हम इस देश के एक राज्य हैं। झारखंड कोई स्वतंत्र राज्य नहीं है, और संविधान कहता है कि पूरे देश की डोमिसाइल एक होती है, और उसके अंतर्गत हम स्थानीयता को परिभाषित करते हैं केवल इसलिए कि सरकार जो रोजगार देती है उसमें हम उसको प्राथमिकता दें। आप प्राथमिकता दे सकते हैं, कब्जा नहीं कर सकते। अगर 4 आदमी बराबर योग्यता के हैं तो जो स्थानीय है हम उसको प्राथमिकता देंगे, मगर योग्यता को खत्म करके चाहेंगे कि स्थानीयता के आधार पर किसी को भी बैठा देंगे नौकरी में, रोजगार में, ये संभव नहीं है। इस बात को पता नहीं समझने में कि ये बात क्यों नहीं समझते हैं लोग। आज भी आंदोलन ही चल रहा है, जो सरकार में बैठी है पार्टी वही पार्टी आंदोलन कर रही है, नहीं आंदोलन कर रही है तो आंदोलन की धमकी दे रही है। तो जब आंदोलन मोड में ही चलना है तो आप भूल जाइए कि विकास का लाभ आपको नहीं मिलेगा। विकास तो होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, पर उसका लाभ इस राज्य को नहीं मिलेगा। आज वही स्थिति है। जितने भी सुबोध जी ने बताया और लोगों ने बताया, जो भी काम यहाँ हो रहे हैं, सबका फायदा तो इस राज्य से बाहर जा रहा है, और इस राज्य के मुट्ठी भर लोग जो बड़े पदों पर बैठे हैं, उनकी कुछ जो कमाई होती है वैध अवैध, उस कमाई को भी पचाने की हैसियत राज्य के सिस्टम में नहीं है। वो अभी कहीं बाहर ही जाता है, कलकत्ता जाता है, दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, वो भी पैसा बाहर ही जाता है। और जब सत्ता से आप हट जाएंगे तो जिसने आपका पैसा रखा है वो भी आपसे आंख मूंद लेता है, मुंह मोड़ लेता है, कौड़ी के 3 आपको बना देता है। इसके दर्जनों उदाहरण है, सैकड़ों इसी राज्य में उदाहरण है। फिर भी यही लगा हुआ है कि जनता के बीच में हम ऐसी बात करें जो लुभावनी है, यानी जनता को हम सही तस्वीर नहीं बता रहे हैं।
एक तरफ नियोजन नीति हम दे रहे हैं, 2000 नियोजन कर रहे हैं 2016 के पहले वाली नीति पर, और जनता वो कह रहे हैं कि 32 का खतियान जरूरी है। दोनों एक साथ कैसे चलेगा? आप जो कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं, कितना अंतर है, कितना बड़ा धोखा है। ये बात लोग जब समझेंगे तभी कोई परिवर्तन होगा। हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं घूम घूम के, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी सरकार बना लें। झारखंड तो ऐसा राज्य है कि जहां 3 विधायक भी किसी पार्टी के होते हैं या वो अंकुश रखता है, जैसी सरकारें बन रही हैं। और जो 7-8 साल आता है उसके भी 1-2 छोड़ के सब बाहर भाग जाते हैं, चले जाते हैं, खरीद लिए जाते हैं। तो इस तरह का राज्य है, इसलिए इसमें किसी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है, और यही संभावना है, इसको आधार भी नहीं बनाया जा सकता है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि राज्य के विकास में जो बाधा है, उस बाधा को दूर करने में जो समस्याएं सामने आ रही हैं, कम से कम जनता के बीच में उसकी चर्चा हो, लोग उस पर विचार करें, बहस करें। भले ही उसको कर नहीं पा रहे हैं, उसको बदल नहीं पा रहे हैं, मगर ये चर्चा जिंदा रहेगी तो आज नहीं कल नहीं नई पीढ़ी इसको उठा लेगी और इसको समझ लेगी, तो इस पर क्रियान्वयन करेगी। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि सरकार का काम क्या है। आज हो गया कि सरकार ही सब कुछ है। सब कुछ है तो इसलिए है कि वो शासन से मनमानी करा लेती है, और जिन लोगों की नौकरी सुरक्षित है, जिनको 2 लाख रुपए महीने की पगार मिलती है, जो IAS IPS हैं, जिनको बहुत करेगा तो इस पद से हटा के उस पद पर बैठा देगा। लोग कहते हैं कि ऐसी जगह भेज दिया, सल्टिंग में भेज दिया। सल्टिंग में भेजेगा तब भी आपका वेतन तो कम नहीं होगा, और वेतन कम नहीं है। परंतु ऐसे लोग उन बातों को मानते हैं, नियम के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, ऊपर वाला कहता है कर देते हैं आप। तो आज तो यहाँ ऐसे अफसरों का 1 दर्जन समूह बन गया है, जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कार्रवाई ईडी की बढ़ जाएगी तो अधिकांश इसमें से जेल में पाए जाएंगे, जैसे दूसरे राज्यों में। हम तो 2-3 गए हैं, बाकी लोगों में जाना बाकी है। तो जो प्रमाण आ रहे हैं, सबूत आ रहे हैं, मैंने तो ईडी के लोगों से भी कहा कि आप पक्षपात कर रहे हैं, और पक्षपात कर रहे हैं तो ये नौबत न आए कि हम आपको लीगल नोटिस दें, RTI में मांगे सूचना, और नहीं दें तो उसको लेकर हम कोर्ट में जाएं। तो भारत की सरकार एक सीमा के बाद समझ जाती है, तो वह इस राज्य में भी हुआ है। तो भारत की सरकार तो अपने लोगों पर कोई ना कोई कार्रवाई कर देती, भले ही आपको सम्मानित करके ही कहीं भेज दे। सरकार भी तो जरा देखे कि क्या हो रहा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भारत की सरकार बिल्कुल नजर नहीं उठाती है, नजर नहीं देखती नहीं है, कि उपेक्षा करती है। मगर सरकार का काम केवल इतना है कि जैसे एक NGO बन जाता है, NGO अपना काम करता है, NGO का संविधान होता है, और NGO अपने संविधान के हिसाब से अपना काम करता है। तो सरकार भी एक NGO है। चुनाव होता है, चुनाव से लोग चुने जाते हैं। संविधान ने जिस हिसाब से आपको काम करना है, मुख्य आपका काम क्या है कि जनता से हम टैक्स से पैसा वसूलते हैं, और उस पैसा को हम खर्च करते हैं, और खर्च करने के लिए संविधान के 1 दर्जन धाराओं में प्रावधान बना हुआ है, फाइनेंशियल रूल बना हुआ है। तो आप उस रास्ते से जनता का पैसा खर्च करिए कि जनता को भी लाभ मिले और राज्य की भी उन्नति हो, राज्य भी विकास के रास्ते पर जाए। काम तो इतना ही है, इस पैसे को वसूलना और इस पैसे को खर्च करना। तो आज जो भी हो रहा है वह पैसे को वसूलने और पैसे को खर्च करने में भी हो रहा है, जिसमें ED आ जा रही है, CBI आ जा रही है, चुनाव जैसे लोग शराब के बारे में बोलते हैं। तो हम देखें तो सरकार का जो काम है, सरकार वह काम नहीं कर रही है। इसलिए सरकार वह काम करे, और काम नहीं कर रही है तो जो कारण है उसके बारे में हम सभी चर्चा करते रहें, जनता को जागरूक करते रहें, जनता को बताते रहें। ये मुख्य रूप से काम हम लोगों का होना चाहिए। और मुझे लगता है कि राजनीतिक दल के नाते जो समूह संगठित है,
उसको भी अपनी सीमा मर्यादा का ध्यान रखना होगा। राजनीति में है वो भूल जाते हैं, उनको लगता है कि हम सर्वे सर्वा हैं। ऐसा नहीं है, आपको अपने ऊपर अनुशासन रखना होगा। हमारा काम क्या है उसके बारे में कहना होगा। पहले जो विपक्ष होता था वह विपक्ष तो सत्ता के खिलाफ आवाज उठाता था, जो नीतियां पसंद नहीं आंदोलन करता था, जेल भरो आंदोलन करता था, हमको जेल ले चलो। और आज आंदोलन करने वाले भी जेल जाने से डरते हैं। तो ये परिस्थिति में परिवर्तन हो गया है। इसलिए जो सबूत आ रहे हैं वे सबूत यही बताते हैं कि राज्य की सरकार जैसा चलना चाहिए वैसा सरकार चल नहीं रही। और जैसे देश में विविधता है, झारखंड में भी विविधता है। जीवन का अधिकार, रहने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, कहीं भी जाके बसने का अधिकार संविधान ने सबको दिया है। जो जहां जाता है अपने रिस्क पर जाता है कि हम आज रांची हैं, कल कलकत्ता रहेंगे, परसों दूसरे हम जाके बसेंगे अपने सुविधा के अनुसार, कहीं भी रहेंगे। जब संविधान हमको ये अधिकार देता है तो इस अधिकार का समादर भी जो सरकारें होंगी उनको करना होगा। ये नहीं करेंगी तो सरकार रहने नहीं रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो भ्रष्टाचार की घटनाएं हैं उसके बारे में मुझे जितनी जानकारी है उससे कम जानकारी किसी को भी नहीं है। हम लोग मानते हैं कि सरकार अगर निरंकुश होती है, जो चुने हुए प्रतिनिधियों की विधानसभा बनती है वह विधानसभा उन पर नियंत्रण करेगी। इसीलिए विधानसभा में सवाल होते हैं, सरकार उत्तर देती है, सरकार पकड़ी जाती है। मगर यहां तो विधानसभा में ही अनियमितताएं हो रही और हमारी विधानसभा में अनियमितता हुई। मैंने 2007 में इस बात को उठाया था। मुझे याद है बोकारो में मैंने किसी को कहा था कि विधानसभा में जो बहालियां हुई हैं 300 के करीब, इसमें पैसे लिए गए हैं। मेरे पास उसकी सीडी मौजूद है, अखबार में छप। उसमें जो हमारे स्पीकर साहब थे, आज राज्य के बड़े मंत्री हैं, उन्होंने हमको चिट्ठी लिखा कि आपने गलत बयानी किया है, आपके पास है तो हमको दे दीजिए। मैंने 2-3 दिन नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी के लोग बयान देने लगे, है तो दे दीजिए। फिर मैंने दे दिया उनको। कमेटी बनी विधानसभा की, उसने साबित कर दिया। जज की कमेटी बनी, उसने साबित कर दिया, रिपोर्ट दे दिया। अब जज की जो आयोग है, उस आयोग, एक सदस्यीय आयोग ने जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए फिर इस सरकार ने एक सदस्यीय आयोग बना दिया। इसका क्या मतलब है भाई? हाईकोर्ट मांग रहा है कि हमको रिपोर्ट दीजिए, सरकार और विधानसभा नहीं दे रही है। सरकार ने इधर नया नोटिफिकेशन कर दिया है कि विधानसभा नहीं देगी, जिसको मांगना हो हमसे मांगेगा। मैंने तो कह दिया कि मेरे पास रिपोर्ट की कॉपी है और जिस दिन हाईकोर्ट कह देगा मैं उस रिपोर्ट की कॉपी हाईकोर्ट में जाकर जमा कर दूंगा, दे दूंगा। अब सरकार बता दे कि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सही है कि नहीं है। तो जब कहा जाता है कि सरसों छींटते हैं भूत भगाने के लिए, उसी में भूत घुस जाए। आज वही हो गया, सरकार को कोसते हैं, विधानसभा उससे भी आगे जा रही है। मैं तो विधानसभा की उस समिति का फिलहाल सभापति हूं जो हमारे राज्य सरकार की जो कंपनियां हैं, जिसको लोक उपक्रम कहते हैं, जैसे बिजली का झारखंड ऊर्जा वितरण निगम, ऊर्जा उत्पादन निगम, बिजली वितरण निगम, तेनूघाट लिमिटेड, आपका टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, ऐसे जितने करीब 30 कारपोरेशन हैं, उसकी मैं रिपोर्ट मंगाता हूं और 30 में से एक कारपोरेशन नियम के हिसाब से नहीं चल रहा है। पहले तो ये विधानसभा समिति को रिपोर्ट नहीं देते हैं। रिपोर्ट नहीं देते हैं, जब उनको जाता है कि नहीं दीजिएगा तो अगला अवमाननाई कार्रवाई होगी तो रिपोर्ट देते हैं। समिति बुलाती है सचिव को तो आ जाता है उप सचिव स्तर का व्यक्ति। मगर जो भी सूचनाएं आ रही हैं उसमें लगता है कि राज्य की संपत्ति को किस तरह से लोग लूट रहे हैं। कारपोरेशन का काम ही है कि कारपोरेशन सरकार ने बना दिया, अगर पुलिस हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन बना दिया, भवन निर्माण निगम बना दिया, ये शराब के बारे में एक लंबा चौड़ा नाम वाला कंपनी है सरकार ने बना दिया,
तो आपका काम है कि सरकार की तरफ से आप बिजनेस करिए, केवल यही मत सीमित रहिए, देश के दूसरे राज्य में भी जाइए। उत्तर प्रदेश का कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन निगम तो और जगह भी पुल और सब बनाता है, और सरकार के लिए कुछ फायदा लाइए। सरकार जो पूंजी आप में लगा रही है उस पूंजी का फायदा हो तो उसका डिविडेंड दीजिए, ये सब है। मगर यहाँ तो एक कंपनी लॉ के हिसाब से चल ही नहीं रही है। सभी कंपनियों में मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर अगर 20 हैं तो उसमें 19 विभागों के सचिव हैं। अकाउंटिंग नहीं है उनकी। 2015 से अभी तक तो कई हैं जिनका अकाउंट ही नहीं बना है। ऑडिट तो होगा तब जब अकाउंट हो जाएगा। सीएजी के लोग आते हैं ऑडिट करने, अकाउंट ही नहीं बना हुआ। तो पिछली कमेटी में हम लोगों ने एजी को बुलाया था, अकाउंटेंट जनरल को, आया बताया सबके सामने। उन्होंने कहा कि सब लोग अकाउंट नहीं देते हैं, और अकाउंट भेजते हैं तो गलत अकाउंट भेजते हैं। तो इतना जो एक छोटा क्षेत्र है सरकार की 30 कंपनियों का, उसमें इस तरह का हो रहा है, तो सोचिए पूरी सरकार में क्या हो रहा है। तो इस तरह से कहा जाए कि ये सरकार अब संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है। अभी उदय जी धनबाद के बारे में बता रहे थे, आप केवल अखबार में पढ़ते हैं। जो धनबाद में रहता है और जो धनबाद जाकर 2 दिन रहता है उसको पता चल जाता है कि कोयला की चोरी किस प्रकार हो रही है, खुलेआम हो गया। और वहां जो सीनियर एसपी बने हैं, 1 साल पहले उनका डीआईजी में प्रमोशन हो गया, मगर सरकार ने उनको वहां सीनियर एसपी ही बनाकर अभी तक रखा है। क्या कारण है? अब तो नया गैंग हो गया है, गैंग ऑफ वासेपुर पर सिनेमा बना था, उसका मॉडर्न वर्जन आ गया है। गैंग ऑफ वासेपुर फिर से अब दुबई और सरजाम में रख के नियंत्रित करता है। तो हम लोग गए थे, हम लोग यही कहा मैंने कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से ऐसे अपराधियों पर कब्जा किया है, उसका 10% भी कब्जा करो, वह कार्रवाई करो, तो ये अपराधी सभी काबू में आ जाएंगे। ये नहीं हो रहा है। और मैंने भारत सरकार को भी कहा कि वो कोयला क्षेत्र है, वो भारत सरकार के अधीन होता है, और वहां सीबीआई के एसपी का ऑफिस है। मैंने ट्वीट पर भी कहा, अखबार में भी कहा, आज भी ट्वीट पर मैंने दिया है कि ईडी और सीबीआई का जिम्मा है कि धनबाद में कोयला की चोरी और कोयला चोरी से उत्पन्न अपराध पर नियंत्रण करें। सीबीआई और ईडी नहीं करेंगे तो इनकी नीयत पर भी सवाल उठेगा कि शायद इसमें भी कुछ पक्षपात है और इसका भी कुछ तार भारत सरकार से जुड़ा हुआ है। तो धनबाद की जो स्थिति हो गई आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज धनबाद में है, कल जमशेदपुर में होगा, परसों रांची में होगा, बोकारो में होगा, जहां उद्योग धंधे हैं सब जगह ये होगा। और इसी तरह के रंगदार विदेशों से नियंत्रित करेंगे साहब। व्हाट्सएप कॉल से, फेस टाइम कॉल से बात करता है, सामूहिक रूप से 500-600 लोगों को वो भेजता है कि इतना पैसा यहाँ पहुंचा जाओ, और उसमें से 2-4 को दहशत के लिए गोली भी मार देता है, और गोली मार के उसका क्रेडिट भी लेता है, कहता है कि हम ही ने मारा है। ये स्थिति धनबाद में हो गई, और वहां का पुलिस प्रशासन चुप है। यहाँ बैठे हैं लोग मुझे बताते हैं कि जो रिहायशी इलाके हैं वहां लोगों ने कोयला चोरी, कोयला का डंप खोल दिया है साहब, वहां से रोजगार होता है। और मुझे किसी ने बताया कि थोड़ा मतभेद हुआ है सरकार में और वहां के एसपी में, क्योंकि सरकार को संदेह हो गया है कोयला चोरी का अगर 100 ट्रक पास करता है तो एसपी हमको केवल 70-75 ही बताता है। ये झंझट दोनों में हुई है। इससे मुझे नहीं लगता है कि एसपी अब महीना 2 महीना से ज्यादा वहां रहेंगे। अब एसपी का काम है कि एक इंस्पेक्टर को लगाए, शायद धनबाद में पोस्टिंग भी हो जाए, जो हाईवे पर बैठ के ट्रक गिनता रहे कि आज रात में कितना ट्रक निकला है यहाँ से कोयले का। तो ये इस तरह से जब राज्य में स्थिति हो जाएगी और कोई परिवर्तन नहीं होगा और लोग बर्दाश्त करते रहेंगे, उनकी सोच भी मर जाएगी, चर्चा भी नहीं आपस में करेंगे, लड़ते रहेंगे। तो बड़े बड़े नेता डर रहे हैं कि एक 353 धारा आ गई है, हम आंदोलन करेंगे, 353 लगा के जेल में बंद करेगा, 6 महीना तक तो जमानत होगी ही नहीं।
मगर जो राजनीति में है उनको तो इतना खतरा मोल लेना पड़ेगा कि बंद कर दे तो बंद कर दे। आजादी के समय तो वो जिंदगी जेल में काट के बाहर निकले तो वही हीरो हो गए उसके। तो ये समझ में नहीं आता है कि हम एक तरफ शहीदों की बात, आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं और दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ एक कदम उठाने में भी हम डरते हैं। जो व्यवसायी है, जो रोजगार करने वाला, उसकी बात तो समझ में आती है, मगर जो समाज सेवी का बीड़ा उठा लिया है, राजनीति का बीड़ा उठा लिया है, वो भी यही काम करता है। अभी धनबाद में कृष्णा अग्रवाल हैं, बीजेपी छोड़ दिया उन्होंने इसी आधार पर कि वहां के व्यवसायी समाज ने आंदोलन कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि अब कौन व्यवसायी कब माफिया के निशाने पर आ जाएगा। पूरा धनबाद बंद रहा 2 दिन, मगर बीजेपी के जनप्रतिनिधि ने, बीजेपी के वहां जो संगठन के लोग हैं, उन्होंने कोई भी एक आवाज नहीं निकाला उसके खिलाफ। तो कृष्णा अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया, कहा कि भाई हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, हमारे पार्टी का ऐसा संगठन है, तो ऐसी पार्टी में क्या रहना है। तो ये स्थिति जब बनते जाएगी मुख्य विपक्षी दल की, तो हम लोगों को तो उन पर भी इशारा करना ही होगा कि सत्ताधारी दल के नक्शे पर अगर विपक्ष भी चलने लगेगा और सत्ताधारी दल के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में विपक्ष संकोच करेगा, तब तो सत्ता विपक्ष में क्या अंतर है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू बनकर रहिएगा। इसलिए आज भी जो विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका निभाएं, संकोच छोड़े और अपने केंद्र को कहें कि हमारे यहाँ ये स्थिति, हम ये आवाज उठाएंगे। जब तक यह बात नहीं होगी, राज्य में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए झारखंड का जो संकट है, जितना सत्ताधारी दल का है, उससे कम विपक्षी दल का नहीं है। विपक्ष अपने गिरवान में झांके और अपनी भूमिका तय करे और उसके आधार पर चले, तो इस राज्य में परिवर्तन हो सकता है। और हम लोग यही प्रयास करना चाहते हैं। विपक्ष में चर्चा हो, जनता में चर्चा हो, लोग आगे बढ़े, खतरा मोल लें। ये हो जाए तो हमको लगता है कि हम लोग इस तरह का सम्मेलन कर रहे हैं, इस सम्मेलन की सार्थकता होगी। ये 4था या 5वां सम्मेलन है इस तरह का। मुझे लगता है कि आगे और जिलों में भी लोग करेंगे। निशी पांडे जी शायद अपने क्षेत्र में भी इस तरह का काम करना चाहती हैं, लोग बताया हमको। तो इस तरह की चर्चा हो और हम लोग इस जीवंतता को जारी रखें। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जिस तरह से रोटी को बढ़िया सेकने के लिए तवा पर उलटना पलटना पड़ता है, उसी तरह से सरकार बढ़िया नहीं चलती है तो उसको भी उलटना पलटना चाहिए। ये जो राजनीति का मूल मंत्र है, ये सत्ता और विपक्ष दोनों ही सोच लें तो मुझे लगता है कि राज्य का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।